पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। सरदार ने दहशतगर्दों से छीना हुआ आईकॉम ऑन किया। उस पर चैनल 17 लगा हुआ था। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सरदार ने मुख्तलिफ चैनल तब्दील करके दुश्मन की सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर खामोशी छाई थी। उसने दोबारा चैनल 17 लगाकर वायरलेस सेट बंद कर दिया। हमने बरसातियां उतार कर लटका दी थी। कशमाला चादर ओढ़कर एक बिस्तर पर बैठ गई। न उसने बातचीत की कोशिश की थी और न हम उसे मुखातिब कर रहे थे। खामोशी को सरदार खान ने तोड़ा। अब क्या इरादा है? मैंने कहा, सुबह तक तो ये जगह महफूज है। उसने नफी में सर हिलाया। रात के अंधेरे में ही कमीनगार ढूंढ सकेंगे, रोशनी फैलने पर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, बारिश काफी हल्की हो गई है, थोड़ा आराम करके निकलते हैं। वो बोला, इसका क्या करेंगे? उसका इशारा कशमाला की तरफ था। मैं मजाही अंदाज में बोला, मेरी तो 2 मौजूद हैं और दोनों मुझे बहुत अजीज भी हैं, तुम्हें ही हिम्मत करना पड़ेगी। वो बोला, बकवास न करो यार, इसे घर तक पहुंचाने का रास्ता निकालो। बेचारी सख्त परेशान लग रही है। मैंने कहा, हमने मगरिब की जानिब सफर करना है, गरिश खेल भी उसी तरफ है। आधे रास्ते तक हमारे साथ चली जाए, आगे उम्मीद है अकेले सफर करना मुश्किल ना होगा। सरदार ने मुंह बनाया। रात को ये मासूम अकेले सफर कर लेगी? मैं बेनियाजी से बोला, मजबूरी में जान जोखम में डालना पड़ती है। वो बोला, अगर इसकी जगह रोमाना बहन होती तब भी तुम यही राय देते। उसने पलवशा की बजाय रोमाना का नाम लिया था, क्योंकि रोमाना छुई मुई और घरेलू खातून थी, जबकि पलवशे निडर और दलेर थी। उसके लिए अकेले कहीं जाना कोई मानी नहीं रखता था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, एक अजनबी लड़की और अजीज तरीन करीबी रिश्तेदार को मुमासिल करने की जुर्रत एक खान ही कर सकता है। वो इत्मीनान से बोला, अजनबी सही मगर मजलूम है, किसी की बहन बेटी तो होगी ना। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि फिर किसी भेड़िए की हत्या चढ़ जाए? अल्लाह पाक ने इसे बचाने को हमें सबब बनाया है, गोया इसे महफूज ठिकाने तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे इख्तिलाफ की जुर्रत नहीं हुई थी। मैंने कहा, फिर आराम का ख्याल दिल से निकालो और कूच की तैयारी करो। वो हंसा। स्नाइपर को इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए कि एक पहाड़ी से उतर कर लेटने की फिक्र करे। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अगली मर्तबा तुम्हारे साथ आने से मेरा जवाब है। मेजर नईम से बात करता हूँ, कोई सिपाही दे सकता है तो ठीक है, वरना मैं अकेला ही भला। सरदार मुतबस्सम होकर कशमाला को मुखातिब हुआ। बहना, तुम्हें घर का रास्ता मालूम है? उसने उदास नजरों से सरदार को घूरते हुए कहा, गरिश खेल के करीब है, अगर वहाँ तक चले जाएं तो आगे पहचान लूंगी। सरदार ने पूछा, तुम्हारे साथ इन खबीसों ने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? उसने नफी में सर हिलाया। आपका शुक्रिया भाईजान, आपकी वजह से मेरी इज्जत और जान बच गई। सरदार ने हमदर्दी से पूछा, खाना खाया है? वो बोली, नहीं, लेकिन भूख भी महसूस नहीं हो रही। घर वाले परेशान होंगे, जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। उसका लहजा रो देने वाला हो गया। सरदार बोला, फिक्र न करो, हम तुम्हें घर तक छोड़ कर आएंगे और उनकी गलतफहमी भी दूर कर देंगे। वो खुश हो गई, आप बहुत अच्छे हैं। लम्हा भर तौक़ुफ़ के बाद बोली, मुझे फौजी अच्छे लगते हैं। सरदार हंसा, हम फौजी नहीं हैं। वो बोली, आप लोग जब उस आदमी से पूछताछ कर रहे थे तब मुझे अंदाजा हो गया था कि आप लोग फौजी भाई हैं। मैंने रवानगी का इंदिया देते हुए कहा, मेरा ख्याल है मजीद वक्त जाया करना मुनासिब न होगा। सरदार के कुछ कहने से पहले 2 मुसल्लह अफराद दंदनाते हुए खैमे में घुसे। क्लैशिनकोफें हमारी तरफ तनी हुई थी। आगे वाला उधेड़ उम्र का ग्रांडील शख्स बोला, खिंजीर का बच्चा, हाथ ऊपर उठा। तुम्हारा क्या ख्याल था कि कानून खान से बच जाओगे? क्लैशिनकोफ के खौफनाक दहाने को अपनी जानिब मुतवज्जे देखकर बहादुरी का मुजाहिरा सुल्तान राही मरहूम या बदर मुनीर ही कर सकता था। हम बुरे फंस गए थे। उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हमें आ लेंगे। मेरी परागंदा सोचों में कशमाला की चीख ने खलल डाला था। वो मामा जान कहते हुए कानून खान की तरफ भागी। बोली, इन्हें कुछ न कहो, इन्होंने मुझे खबीसों से बचाया है और मुझे बहन बना लिया है। अब मुझे घर पहुंचाने जा रहे थे। ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरे फौजी भाई हैं। इन्होंने सारे खबीसों
रईसों को कत्ल कर दिया है। मामू से लिपटते हुए वो पुरजोश लहजे में तफसील बता रही थी। कानून खान की दुरुस्ती खुशगवार हैरानी में तब्दील हुई। कशमाला का माथा चूमकर उसने क्लैशनकोफ कंधे से लटकाई और हमारी तरफ बढ़ते हुए बोला, शाबाश, तुम जैसे आला खानदान के जवान ही हमारा फख्र हैं। उसने बारी बारी सरदार और मुझे गले लगाकर पीठ थपथपाते हुए हमारी पेशानियां चूम ली। दूसरे जवान ने भी क्लैशनकोफ की बैरल नीचे कर ली थी। वो कशमाला का बड़ा भाई था। कानून खान उसे मुखातिब हुआ, तरंग खान, बाकियों को भी अंदर बुला लो। थोड़ी देर बाद 5 मुसल्ला अफराद खैमे के अंदर आ गए थे। कानून खान के कहने पर तमाम हमें पुरतबाक अंदाज में मिले। तफसील ये मालूम हुई कि कशमाला को अगवा करने वालों को कानून खान की बेटी शुमाइला ने देख लिया था। उन्होंने कशमाला को घोड़े पर लाद लिया था। वो एक टेकरी पर चढ़कर दूर तक उनकी हरकत को देखती रही। जैसे ही वो नजर से ओझल हुए, वो भागते हुए घर पहुंची और बाप को सारी तफसील बता दी। कानून खान तुंद मिजाज का बिगड़ा हुआ शख्स था, निडर, दलेर और किसी से न डरने वाला कबायली। वो फौरन चंद अहबाब को इकट्ठा करके भांजी को अगवा करने वालों की तलाश में रवाना हो गया। दहशतगर्दों की कार्रवाइयां उनके लिए नई बात नहीं थी। चूंकि उन्हें कशमाला को अगवा करने वालों की जगह के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वहां तक पहुंचने में उन्हें कई घंटे लगे थे। इतनी देर में उन्होंने अफगान नाले में कई खैमे खंगाले थे, जिनमें कुछ बकरवाल, कुछ मकामी लोग और कुछ दहशतगर्द थे। शुमाइला ने उन्हें कशमाला को अगवा करने वालों की जाने की समत बता दी थी। अंदाजे से चलते हुए आखिर वो सही मकाम पर पहुंच गए थे। उनकी आमद ने हमें तकवीत दी थी। कम से कम कशमाला का मामला बखैर खूबी निबट गया था। मशवरे के बाद उन्होंने दहशतगर्दों की किसी चीज को न छेड़ने का फैसला किया था, क्योंकि अपना सामान पहचान कर दहशतगर्द उनके खिलाफ महाज आराई पर उतर आते तो वो मुकाबला न कर पाते। अलबत्ता हमने उनका असलहा और एमुनिशन एक मखसूस जगह छुपा दिया था कि मौका मिलने पर निकाल लेंगे या कम से कम दहशतगर्दों के हाथ वापस तो नहीं लगेगा। 2 अदद आई कॉम भी मिले थे। वो उसे मुखाबरा कहते हैं। आमतौर पर दहशतगर्दों के पास मैंने आई कॉम सेट ही देखे हैं। उमूमन दहशतगर्दों के पास IEDs और बारूद वगैरह मिल जाता है, मगर वहाँ वो पोस्ट पर हमले की गरज से इकट्ठे हुए थे, इसलिए बारूद वगैरह पास नहीं रखा था। मेरा इरादा उनके आने वाले साथियों के लिए बारूदी फंदा तैयार करने का था, क्योंकि उनकी आमद 100% मुतय्यन थी। थोड़ा सोचकर मैंने सरदार से दस्ती बम मांगे। उसके झोले में 2 अदद M72 मौजूद थे। दस्ती बम मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। M72 भी प्लास्टिक के मजबूत खोल वाले जदीद दस्ती बम है। एक बम में करीबन 3500 छर्रे होते हैं, जो फटने के बाद 5 मीटर के इलाके में किसी ज़ी रूह को जिंदा नहीं छोड़ते। सरदार ने दोनों बम मेरे हवाले कर दिए। आपने फिल्मों में दस्ती बम फेंके जाने के अमली मुजाहिरे देखे होंगे कि किस तरह छल्ला यानी सेफ्टी पिन निकाल कर हदफ की तरफ उछाल दिया जाता है और बम 2-3 सेकंड के अंदर फट जाता है। लेकिन अगर दस्ती बम का छल्ला निकाल कर अगर लीवर को मुट्ठी में दबा दिया जाए तो जब तक लीवर आजाद नहीं होगा, दस्ती बम चाल नहीं करेगा। और अगर लीवर पर मुनासिब वजन रख कर बम को यूं ही छोड़ दिया जाए तो जब तक वजन पड़ा रहेगा, बम फायर नहीं होगा। मैंने एक बम से छल्ला निकाला और लीवर पर मुनासिब वजन का एक पत्थर रख दिया। दरवाजे का कपड़ा मैंने इस अंदाज से पत्थर के गिर्द लपेटा कि दरवाजा खोलने वाला जो ही कपड़ा हटाता, पत्थर बम के लीवर से हट जाता और उसके बाद नतीजा साफ जाहिर था। दूसरे खेमे के दरवाजे पर भी मैंने उसी तरह बम लगा दिया था। कानून खान वगैरह मेरी कार्रवाई को हैरत से देखते रहे, मगर उन्होंने कुछ पूछने की जरूरत महसूस न की। फंदा लगाकर हम जाने को तैयार थे। कभी घोड़े पर बैठने का इत्तेफाक हम दोनों को नहीं हुआ था, वरना वहाँ 2 घोड़े मौजूद थे। कानून खान ने भी घोड़े ले जाने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। हम भी नहीं ले जा सकते थे। मजबूरन घोड़ों की लगामें निकाल कर उन्हें जबरदस्ती भगाना पड़ा। बारिश रुक चुकी थी और मतला साफ हो गया था। टिमटिमाते सितारे मुसाफिरों की रहनुमाई को निकल आए थे। और हकीकत तो ये है कि इतनी तरक्की के बावजूद राह दिखाने के ज़िमन में सितारों की अहमियत कम नहीं हुई। वहाँ से हमने भी मगरिब की तरफ जाना था, इसलिए उन्हीं के साथ चल पड़े। कानून खान हमारी जात में काफी दिलचस्पी ले रहा था और हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का मुतमन्नी था, लेकिन उस पर शक न होने के बावजूद हम उसे अपने बारे में तफसील नहीं बता सकते थे। और उसके सवालों से बचने का एक ही तरीका था कि हम बाज़पुर्स शुरू कर देते। उसे महसूस भी ना हुआ और हमने अपने बारे में 1-2 झूठ बोलकर सफाई से मौजू तब्दील करके दहशतगर्दों के ठिकानों का पूछना शुरू कर दिया। चूंकि कशमाला को तलाश करते हुए वो अफगान नाले में काफी देर सरगर्दा रहे थे, इसलिए उनके पास अच्छी मालूमात होनी चाहिए थी। खुशकिस्मती से अपनी भांजी की वजह से वो दहशतगर्दों पर बुरी तरह तपा हुआ था, लिहाजा उसने काफी मुफीद मालूमात हमारे गोशगुजार की थी। किलोमीटर भर का फासला हमने उनकी मायत में तय किया। इस दौरान हमें 2 नाले उबूर करना पड़े थे। बारिश की वजह से नालों में पानी की सतह आम दिनों की निस्बत ज्यादा थी,
जूतों को गीला होने से बचाने के लिए हमें नंगे पांव नाले से गुजरना पड़ा था। गो बारिश की वजह से हमारे जूते पहले से गीले थे, मगर खेमे में बैठकर हम जुराबें तब्दील कर चुके थे और अब मजीद खुश्क जुराबें हमारे पास नहीं थी। एक फौजी को सबसे ज्यादा बचाव अपने पाँव का करना पड़ता है और स्नाइपर के लिए तो इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। किसी भी मिशन की तकमील में सबसे अहम मकसूद तक पहुंचना होता है, उसके बाद ही कार्रवाई का मरहला आता है, और जो स्नाइपर मकसूद तक न पहुंच पाए उससे हदफ को ठिकाना लगाने की उम्मीद करना हिमाकत है। कानून खान टोली ने अपने चप्पल उतारने की जहमत नहीं की थी। आखिर वो मकाम आ गया जहां से हमें अलहदा होना था। उन्होंने हमें पुरतपाक अंदाज में अलविदा किया। कशमाला ने भी करीब होकर अकीदत भरे अंदाज में शुक्रिया कहा था। उन्हें रुखसत करके मैंने कंट्रोल को खुफिया जबान में पिछली जगह छोड़ने की बाबत मुत्तला करके ये भी बता दिया कि वहां हम आने वालों के लिए अनार छोड़ आए हैं। अनार यानी दस्ती बम। कंट्रोल के नई जगह के बारे में इस्तफसार पर बता दिया कि हम फिलहाल रास्ते में हैं। कंट्रोल से ये भी पता चला कि दूसरे स्नाइपर्स की जोड़ियां हमसे पहले अपनी जगह पर पहुंच चुकी थीं। हमें भी अब्बासीन खान और उसका साथी न मिलते तो हम किसी कमीनगाह में होते। कानून खान से हमें दहशतगर्दों के 2 ठिकानों की जगह मालूम हुई थी, मगर दोनों करीबन नशेबी इलाके में थे। सरदार हमला करने पर बजिद था। मैंने इनकार में सर हिलाया। 3 बज चुके हैं और हमारा पहला हदफ कमीनगाह की तैयारी है। रोशनी फैलने से पहले मुनासिब ठिकाना ढूंढना होगा। हमारे साथी कमीनगाह में पहुंचकर आराम फरमा रहे हैं। उसने कहा फिर नक्शे की मदद लेते हैं। मेरे मुत्तफिक होने पर उसने झोले से नक्शा निकाल लिया। आर्मी के नक्शों में इलाकाई खद्दोखाल बड़ी वजाहत से बयान किए होते हैं और आर्मी में नक्शा बीनी की खुसूसी क्लासें चलती हैं, लेकिन आम आदमी इन नक्शों को नहीं समझ सकते। चादर ओढ़कर हमने टॉर्च जलाई ताकि दूर से रोशनी नजर न आ सके। नक्शा जमीन पर बिछाकर हमने शुमाल की समत सीधा किया। जीपीएस की मदद से नक्शे पर अपनी जगह मालूम करके नजदीक कोई ऊंची जगह तलाश करने लगे। किलोमीटर भर के फासले पर एक टेकरी नजर आ गई। वो बामिक टॉप के बेस से थोड़ा नाले की तरफ थी। दोनों ने इत्तेफाक से उसी जगह का चुनाव किया था। वो हमारी जगह से 260 डिग्री बन रही थी। कुतुब नुमा के जरिए हम उस समत को बढ़ गए। टॉर्च एक बार फिर बुझाती थी। पहाड़ी इलाके में हमवार जमीन मुश्किल से मिलती है। बज़ाहिर हमवार नजर आने वाले मैदान भी करीब पहुंचने पर ढलवान नुमा नजर आते हैं। हमारा रुख करीबन मगरिब की तरफ था, करीबन इसलिए कि मगरिब की समत 270 डिग्री बनती है और हमारा रुख 260 डिग्री की तरफ था। मुझे अच्छी खासी थकन महसूस हो रही थी और उसकी वजह रेंज मास्टर थी। इसीलिए दूर दराज के मिशन पर स्नाइपर हमेशा ड्रैगनोव, स्टेयर, गैलिल, M40 A3 जैसी निस्बतन हल्की स्नाइपर राइफलें साथ ले जाना पसंद करते हैं। गो रेंज मास्टर से उनकी रेंज आधी है, मगर वजन 4 गुना कम है। तभी दूर दराज के सफर में उनकी अफादियत बढ़ जाती है। स्नाइपर का काम गो मखसूस अफराद को निशाना बनाना होता है, लेकिन पाक आर्मी के बड़े ऑपरेशन यानी हमला, दिफा, पेशकदमी, पसकदमी वगैरह हो, छोटे ऑपरेशन यानी छापा, घात, गश्त, नफूज खुरूज वगैरह, इमारती लड़ाई, दहशतगर्दों के खिलाफ कोई मखसूस कार्रवाई, कलीदी अफराद को निशाना बनाना, यहाँ तक कि किसी जासूसी के मिशन में भी स्नाइपर को भेजा जा सकता है। और हर कार्रवाई में स्नाइपर को मखसूस काम बांटे जाते हैं। अलबत्ता वो मखसूस काम निशानेबाजी से मुताल्लिक ही होता है और स्नाइपर सिर्फ हदफ को खत्म नहीं करता, हदफ के खात्मे के बाद उसे जान बचाकर निकलना भी होता है और भागते वक्त वो जितना हल्का होगा उतनी तेजी से हरकत कर सकेगा। ये बात भी मद्देनजर रहे कि स्नाइपर हद्दुल वसा अपना हथियार पीछे नहीं छोड़ता। उस वक्त सरदार के पास ड्रैगनोव राइफल थी, वो भी मंझा हुआ स्नाइपर था। किसी वजह से हमें अलहदा होना पड़ता तो उसे स्नाइपर राइफल की जरूरत पड़ सकती थी। हमारे सामने एक और नाला आ गया। हमें फिर जूते उतारने पड़े थे। नाले के ठंडे पानी से गुजरकर हम दूसरी जानिब पहुंचे। जुराबों के बालाई हिस्से से पांव खुश्क करके हमने जुराबें पहनी और बूटों के तस्मे मजबूती से बांधकर आगे बढ़ गए। जल्द ही हम दरमियानी बुलंदी की टेकरी की बुनियाद तक पहुंच गए थे। शुमाल की जानिब कुछ फासलों पर कुत्तों के भौंकने की आवाज तसलसल से आ रही थी। वो बकरवालों के कुत्ते थे। ये इत्मीनान हमें हासिल था कि दहशतगर्दों के पास कुत्ते नहीं होते, क्योंकि वो एक जगह टिक कर नहीं रहते। शुमाली इलाका जात हो, कश्मीर हो या वजीरिस्तान, जितने भी पहाड़ी इलाके में घुमा हूँ, यही मुशाहिदा किया है कि पाक आर्मी की पोस्टों पर कुत्तों का डेरा रहता है। कुत्तों को बाकायदगी से खुराक मिल जाती है और पहरेदारों को ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो दुश्मन को दूर से ताड़ कर बर वक्त चौकस करें। एक अजीब बात यह भी मुशाहिदे की है कि पाक आर्मी की पोस्टों पर रहने वाले कुत्ते सिविल कपड़ों वालों को पोस्ट के करीब नहीं आने देते। अलबत्ता आर्मी की वर्दी में कोई नौवारिद भी आ जाए तो उससे तारुज नहीं करते। खान साहब,
शब्दीद ऐनक से बुलंदी का जायजा ले लो। सरदार ने 7D ऑन करके आंखों से लगा ली। लम्हा भर जायजा लेने के बाद बोला, बुलंदी पर एक मकान नजर आ रहा है। नाइट विजन लेकर मैंने भी जायजा लिया। दरख्तों के झुंड में एक इमारत का हयूला नजर आ रहा था। सरदार ने ख्याल जाहिर किया, हो सकता है किसी सिविल शख्स का घर हो। मैंने उस बात में सर हिलाते हुए परेशानी जाहिर की। इसके बरक्स हुआ तो दहशतगर्दों का मजबूत ठिकाना होगा, और ऐसा होने की सूरत में न सिर्फ यहाँ पहरेदार मौजूद होंगे बल्कि इन दिनों काफी नफरी ने डेरे डाले होंगे। सरदार मुत्तफिक हुआ, कोई और जगह ढूंढें? मैंने कहा, करीब से जायजा लिए बगैर फैसला करना बेवकूफी होगी। वो बोला, चलो फिर। शेरदिल पठान खतरों को कभी खातिर में नहीं लाता था। मैंने बारहा जांचा था कि सरदार खान बेवकूफाना हद तक दलेर था। खतरात और अंदेशों को वो हमेशा हंसी मजाक में उड़ा दिया करता था। मफाहिमत उसकी फितरत में शामिल नहीं थी। वो हमेशा इस शेर के मिस्दाक लगता था, मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। हालांकि खौफ का मादा इंसानी फितरत में वदियत किया गया है। हर शख्स डरता है। दलेर और बुज़दिल आदमी में फर्क सिर्फ इतना है कि दलेर शख्स अपने खौफ पर काबू पा लेता है, अपने अंदर का डर वो दिल में ही छुपाए रखता है, जबकि बुज़दिल आदमी अपने आसाब पर काबू नहीं पा सकता और खौफ को जाहिर कर देता है। मैं अपनी बात करूं तो अमली जिंदगी में बारहा ऐसे मौके आए हैं जब मेरा दिल खौफ से लरज उठा। मौत आंखों के सामने दिखाई दी और ऐसे हालात में कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का अटल कानून ही था जिसने मुझे भागने से रोका।